अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुश्किल के साथ आसानी रखी है। मखलूक खुदा तमाम आलम इंसानियत अल्लाह का कुंबा है। ये फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों को एक आलमगीर और जहांगीर रिश्ते में बांधता है। इसलिए इंसानियत के किसी गोशे में तकलीफ पर इज़्तिराब भी फितरी है और इस तकलीफ के खात्मे पर राहत भी कुदरती है। कोरोना वायरस की संगीनी के सामने 1 साल तक बेबस इंसानियत ने बिलाखिर इस मोहलिक वायरस को शिकस्त देने के लिए वैक्सीन की तैयारी में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। इस सिलसिले में बरतानिया में मंगल के रोज से वैक्सीन आम इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना पर भी सियासत हो रही है। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से कोरोना को अहमियत देते हैं। पहली लहर के दौरान अपोजिशन हुकूमत से मुतालबा करती रही कि लॉकडाउन करें ताकि कोरोना ना फैले, और दूसरी लहर के दौरान हुकूमत मुतालबा कर रही है कि अपोजिशन जलसे और एहतजाजी सरगर्मियां तर्क कर दे ताकि कोरोना से निपटा जा सके। ऐसी सूरत हाल में अवाम से क्या तवक्को करें कि वो किसकी सुने और किसकी माने। बदकिस्मती से हमने अवामी, इंतज़ामी, सियासी और हुकूमती गर्ज हर सतह पर कोई कसर उठा नहीं रखी कि यह वायरस फैले, फूले और अपनी तबाहकारियां दिखाए। बेशक इस वायरस का शिकार बनने वाली हर जान अनमोल है, मगर फिर भी इस वायरस की तबाहकारी हमारी बदएहतियाती के बायस तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि ख़तरा टला नहीं। हमें अवाम को, सियासी जमातों को, हुकूमतों को होश के नाखून लेना होंगे। हद तो यह है कि कोरोना जैसा मोहलिक वायरस हमारे यहाँ सियासी तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। ये मामला कितना तशवीशनाक है। आज की गुफ्तगू इसी वायरस की दूसरी लहर की संगीनी और वायरस की बाद जो वैक्सीन है इसकी दस्तयाबी की नवीद पर होगी। पाकिस्तान में ये वैक्सीन आखिर कब दस्तयाब हो सकेगी? आम आदमी को कब तक ये वैक्सीन एडमिनिस्टर हो सकेगी? दूसरी लहर का वायरस जिनियाती एतबार से कितना सख्त है? आज के फेस टू फेस में इन्हीं तमाम अहम सवालों पर सवाल जो आपके जहन में हैं उस पर भी बात करेंगे। बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ आज मौजूद है। हमारे साथ चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नेशनल टास्क फोर्स साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान साहब मौजूद हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हैं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमें यूके से भी मेडिसिन स्पेशलिस्ट ज्वाइन करेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर इस कामयाबी पर अब लोगों के तासुरात और इसके असरात क्या हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान में वैक्सीन को लेकर भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है, आपके इल्म में क्या है? पेशरफ्त कहाँ तक हो सकी? और थोड़ा समझा दीजिएगा कि वैक्सीन और दवा में फ़र्क क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में 2 चाइनीज़ कंपनीज हैं जिनके साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो पिछले चंद महीने से हो रहे हैं। एक जो है वो कैंसिनो बायो के नाम से कंपनी है जिसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। और दूसरी जो है वो सीनोफार्म है जिसका जो मेरा इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज, उनसे एग्रीमेंट हुआ है और हम इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं। तो ये 2 क्लिनिकल ट्रायल इस वक्त चाइनीज कंपनीज के साथ हमारे जारी हैं। दवा जो होती है वो होती है जब आपको कोई बीमारी हो जाए और उसको इलाज के लिए आप दवा इस्तेमाल करें। तो ये जो वैक्सीन है ये दवा नहीं है, ये आपको आपकी प्रोटेक्ट करती हैं, आपका बचाव करती हैं कि आपको कोविड ना लगे। तो जैसे कि आप बच्चों को वैक्सीन देते हैं या दूसरी वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं, ये बचाव के लिए होती हैं, दवा के तौर पे ये इस्तेमाल नहीं होती। तो ये 2 वैक्सीन जो हैं कंपनीज की वैक्सीन इस वक्त पाकिस्तान में इनके ट्रायल्स हो रहे हैं, लेकिन तकरीबन 150 कंपनियां हैं दुनिया की जो कि कोविड की वैक्सीन बना रही हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस में हैं। 12 कंपनीज ऐसी हैं जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं, और कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अब इसको आम लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया है, जैसे कि रशिया है, फाइजर ने अभी अप्रूवल लिया है, अमेरिकन कंपनी है उन्होंने बरतानिया में अप्रूवल लिया है, वगैरह वगैरह। तो कई कंपनी डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया 2 हमारे यहाँ ट्रायल हो रही हैं, एक कैसीनो बायो जिसका आप कह रहे हैं कि फेज 3 में चला गया है, क्या कुछ नताइज हौसला अफजा हैं हमारे पास जो इसको एडमिनिस्टर किया गया है? जी, अभी तक जो अनऑफिशियल जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं और उसी तरह के रिजल्ट्स हैं इसमें जैसे कि
जो मगरबी वैक्सीन हैं जिनमें क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और ये हमारे लिए ये वैक्सीन ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि जैसे फाइजर की वैक्सीन हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए लो टेम्परेचर चेंज चाहिए, -70 डिग्रीज पे उसको रखना पड़ता है, 2 डोजेस देनी पड़ती हैं, तो वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। लेकिन ये वैक्सीन बहुत अच्छी लग रही हैं हमें जो अभी तक रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन जब तक ये सारे रिजल्ट्स कंपाइल नहीं हो जाते और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज अप्रूवल नहीं दे देती, तो हतमी तौर पे कुछ कहना जो है वो कब्ल वक्त होगा। एक और सवाल ऐसे में, जैसा आपने खुद कह दिया, जैसे बच्चों की वैक्सीन है या फिर पोलियो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, क्या जो कोरोना वैक्सीन होगी आपकी राय में ये कंपल्शन या लाजिम होगी या चॉइस रहेगी लोगों की? नहीं, लाजिम तो नहीं रहेगी, लेकिन हाईली रिकमेंडेड होगा। जबरदस्ती तो आप नहीं कर सकते किसी को वैक्सीन लगाने को, लेकिन ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड होगा कि ये सब लोग लगाएं ताकि अपना बचाव कर सकें। डॉक्टर नौशीन साहिबा, पाकिस्तान हुकूमत किस नतीजे पर है अब तक की तमाम सूरत हाल और मामले के बाद कि कब तक पाकिस्तान में, जैसे इन 2 वैक्सीन का डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि ये दस्तयाब हो सकेंगी, और जब दस्तयाब होंगी तो क्या उस वक्त में लोगों की अफोर्डेबिलिटी को मद्देनजर रखा जा रहा है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो 3 डिफरेंट तरीकों से जो है वो वैक्सीन हासिल करने के लिए काम कर रही है। एक तो वही है जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं चाइनीज वैक्सीन के, जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया है, और जो NIH के ताउन से जो फेडरल गवर्नमेंट के NIH के नीचे जो हो रही है, वो एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के एंड तक उसके ट्रायल मुकम्मल हो जाएंगी और फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं वो कंपाइल किए जाएंगे। कुछ सैंपल्स चाइना भी भेजे जाएंगे, तो वो तो हमें जैसे ही ट्रायल्स मुकम्मल होते हैं और रिजल्ट्स उसके आते हैं तो हमें उम्मीद है कि वो चाइनीज वैक्सीन जो है वो हमें जल्द से जल्द जो है वो हमें प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि उनके ऊपर लीगल बाइंडिंग भी है, उन्होंने ट्रायल्स हमारे मुल्क में किए हैं। दूसरी सोर्स जो है वो जिसके लिए अभी आपने देखा है कैबिनेट ने अप्रूवल भी दिया है $150 मिलियन का, वो इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में वैक्सीन की बुकिंग कराने के लिए फाइनल स्टेजेस में निगोशिएशंस हैं, जो कि हमारे जैसे ये फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका वगैरह, अभी कंपनी फाइनल नहीं हुई है, मगर ये 5-6 कंपनीज जो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है क्लिनिकल ट्रायल्स के, और कुछ की कंप्लीट भी हो गए हैं और उनके अप्रूवल भी शुरू हो गए, उनके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो निगोशिएशंस कर रही है कि अर्लीस्ट पॉसिबल कौन सी वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच सकती है, और जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि जो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए उसकी अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये तमाम चीजें जो हैं ये फाइनल स्टेजेस में है डिस्कशन के। इंशाल्लाह 8-10 दिन में हमारी बुकिंग्स भी जो हैं वो हो जाएंगी इस वैक्सीन के हवाले से। और इसमें जो आपने अफोर्डेबिलिटी का पूछा है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वैक्सीन लगाई जाएंगी वो अपनी पॉपुलेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, और इसमें हम सबसे पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं और उनको प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया है कि जो इस वक्त डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लगेगी, और फिर सेकंड फेज में जो है वो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन को लगेगी। मगर इसके साथ साथ एक तीसरा प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है, वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल कोलैबोरेशन एक बनाया गया कोवैक्स के नाम से, और उसमें तकरीबन 189 कंट्रीज जो हैं उन्होंने साइन किया और पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से भी कमिटमेंट है कि वो WHO और गावी और वो लोग जो हमारी वैक्सीन अलायंस है उन्होंने वो प्लेटफॉर्म बनाया है, और उस प्लेटफॉर्म से हमारी 20% पॉपुलेशन को उनकी कमिटमेंट है हमसे कि वो हमें प्रोवाइड करेगी वैक्सीन 20% पॉपुलेशन के लिए। मगर ये सारी फेजेस में आएंगी और इकट्ठी नहीं आएंगी, कुछ का एक्सपेक्टेड है कि वो फर्स्ट क्वार्टर जो 2021 है उसके एंड में आए। कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें है कि शायद 2021 के एंड तक हमें मिले, और जो बाकी वैक्सीन है जिसकी बुकिंग हम लोग अभी करना चाह रहे हैं वो भी जैसे ही एज सून एज पॉसिबल गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो पाकिस्तान पहुंच जाए। और डॉक्टर साहिबा, ये जो रिपोर्ट हुआ था कि पाकिस्तान ने अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन से राब्ता किया था वैक्सीन के लिए, वहां से इनकार क्यों हुआ था? देखिए जी, इनकार तो नहीं हुआ, टाइम की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिस्कशंस हैं कि जाहिर है जो अमीर ममालिक थे उन्होंने बहुत महीने पहले बुकिंग्स करा दी गई हैं, तो पाकिस्तान की बारी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी बहरहाल हम 5-6 कंपनीज के साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं, देखें उसमें से जो भी फाइनलाइज होंगी वो 8-10 दिन तक सामने आ जाएंगी। अच्छा डॉक्टर जी कंप्लीट कीजिएगा नौशीन साहिबा। जी मैं कह रही हूँ 5-6 कंपनीज हैं, जेनसन इज वन ऑफ द कंपनी, तो बाकी 4-5 और कंपनीज भी हैं
जो हमें सूट करेगी और जिसकी सबसे जल्दी अवेलेबिलिटी इंश्योर होगी, हम उसके साथ इंशाल्लाह ताला एडवांस अपनी बुकिंग कराएंगे। ठीक है डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जैसे आपने भी कहा कि कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ माह लगेंगे और जब गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद ये इस तरफ आएंगे। डॉक्टर साहिबा भी यही बता रही हैं कि नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के एंड अप्रॉक्सीमेटली अप्रैल तक। अब आपसे सवाल यह है कि हमने पहली लहर के बाद जो अभी खबरें रिपोर्ट हो रही थी कि कहीं ना कहीं इसके जीन में एक डिफरेंस आया है, दूसरी लहर के में शिद्दत ज़्यादा है और ये अपने आप को चेंज करता है वायरस। अगर एक सीजन और गुजर जाता है विंटर्स के एंड पे और उसके बाद, आप समझते हैं कि कोई वायरस के अंदर भी उसके जीन्स में चेंजेस हो सकते हैं? यही जो ट्रायल चल रहे हैं, यही वैक्सीन काम कर रही होगी उसके बाद भी? जी, बात यह है कि वायरसेस नॉर्मली म्यूटेट करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड तरीका। बहुत सारे और भी वायरसेस यही बिहेवियर है, हर 2-3 हफ्ते बाद कहीं ना कहीं म्यूटेशन आ जाती है। हमने इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर देखा है मुख्तलिफ सैंपल्स का, कोरोना वायरस के सैंपल्स का, और 48 सैंपल्स के हमने कंप्लीट जेनेटिक स्ट्रक्चर को अनरेवल किया है और पता चला है कि कोई 109 यूनिक म्यूटेशंस हैं इसके अंदर जो आ चुकी हैं, और ख़ास तौर पे जो स्पाइक एस प्रोटीन के जो जीन्स हैं उनमें भी म्यूटेशन आई है। तो ये, लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इससे ज़रूरी नहीं है कि बिहेवियर तब्दील हो। वो डिपेंड करता है कि म्यूटेशन वायरस के किस जगह पर आता है और उसके क्या असरात होते हैं। तो एक्चुअली जो फेज 1 और फेज 2 है, इसको आप क्लियरली सेपरेट नहीं कर सकते बिकॉज ये कंटिन्यूस है मामला। पहला फेज जो था, आपने एहतियात करी, लॉकडाउन किया, लोगों ने एहतियात करी, वो कम हो गया। फिर एहतियात कम आपने करनी खत्म कर दी, फिर दोबारा ये बहुत ज्यादा फैल गया। तो एक्चुअली इट इज वन कंटिन्यूस चेंज, जिसको समझना चाहिए। दूसरे ये भी ख्याल रखना पड़ेगा हमें कि जो वैक्सीन जो आ रही हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन हैं। कोई वैक्सीन RNA वैक्सीन हैं, कुछ DNA वैक्सीन हैं, कुछ इसके प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कुछ वीकेंड वायरसेस की हैं। कौन सी कामयाब होती है वैक्सीन और कौन सी नहीं, ये वक्त बताएगा आपको कि कौन सी सबसे ज्यादा सूटेबल है। रशियन वैक्सीन जो आ रही हैं, 2 कंपनी रशिया की, एक जो है वो स्पुतनिक 5 के नाम से है, एक और कंपनी है। इन 2 के तो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी नहीं किए उन्होंने, और ये निहायत खतरनाक है कि अगर आप बगैर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स करे हुए वैक्सीन जो हैं वो आप मार्केट करना शुरू कर दें, जो कि रशिया इस वक्त कर रहा है। तो रशियन वैक्सीन के बारे में तो बहुत बड़े सवाल निशान। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, असरात पर आके बहुत सी चीजें के लिए भी उनको समझना मुश्किल होता है। जो यूएस में रिपोर्ट हो रहा है कि इस वैक्सीन के बाद भी जो वहां पे वो ला रहे हैं कि जो जिस बंदे को वैक्सीन एडमिनिस्टर होगी वो फिर भी एक कोरोना स्प्रेडर हो सकता है या स्प्रेडर होगा, उसके थ्रू फिर भी कोरोना फैल सकता है। मतलब अगर आपने वैक्सीन एडमिनिस्टर कराई है बीइंग कोरोना पेशेंट, फिर भी आपको 14 दिन का क्वारंटीन करना होगा। इस पर आपकी राय क्या है? जी, अगर आपने वैक्सीन करा ली है तो उसमें जैसे कि आपने देखा कि इनमें कुछ वैक्सीन में 90% प्रोटेक्शन है, कुछ में 95% प्रोटेक्शन है, कुछ में 70% प्रोटेक्शन है। मतलब ये है कि आपने 10 लोगों को दी तो 7 लोग या 8 लोग या 9 लोग तो में वैक्सीन जो है उसकी वजह से एंटीबॉडीज पैदा हो गए, लेकिन बाकी जो 1 या 2 लोग हैं 10 में से, उनको वैक्सीन में के नतीजे में कोई कामयाबी नहीं हुई, उनमें दफाई कुव्वत नहीं हुई। तो उनको अगर वैक्सीन लगाने के बावजूद भी वो कोरोना स्प्रेड कर सकते हैं। जिनको वैक्सीन लग गई है और उनको फिर कोरोना अटैक करता है, तो इसके बारे में रिसर्च जारी है कि वो क्या कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं फैला सकते, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि वो फैला सकते हैं। लेकिन ये एक चीज साबित हो रही है कि जिसको कोरोना हो चुका है और उसको 4-5 महीने बाद दोबारा भी कोरोना का अटैक हो सकता है, क्योंकि एंटीबॉडीज आपके जिस्म में लॉन्ग पीरियड्स के लिए नहीं रहती, और जो अभी तक जो एविडेंस है 4-5-6 महीने बाद वो आपकी एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं। कोरोना हुए हुए पेशेंट्स को भी कई लोगों को दोबारा हो रहा है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको 2 दफा पाकिस्तान में है वो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कल हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब मौजूद थे और उन्होंने खुद बताया उनको 2 बार हुआ है। पहली लहर में भी हुआ और अभी रिसेंटली भी इस लहर के दौरान भी उनको हुआ है। सो आपकी गुफ्तगू से ये मतलब निकला कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी कोई कोरोना पॉजिटिव है, वो वैक्सीन ले फिर भी उसको क्वारंटीन करना होगा, और कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 3-4 माह बाद आप दोबारा भी इसका शिकार हो सकते हैं, ऐसा ही? मैं कुछ क्लियरली इस बारे में नहीं कह सकता। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहिबा शायद बेहतर बता सके। आई एम नॉट 100% सर्टेन कि इसका सही जवाब क्या है। डॉक्टर नौशीन साहिबा, आप इसको कुछ कमेंट करना चाहेंगी? लेकिन जी, ये वैक्सीन पहली दफा पाकिस्तान दुनिया में बन रही है, बड़े अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मे बी अगर ये बन भी जाएगी तो शायद हमें
साल में 2 दफा लगवानी पड़े, कोई कह रहा है कि 1 दफा लगवानी पड़े। कुछ वैक्सीन है जिनकी सिंगल डोज है, चाइनीज वैक्सीन कह रहे हैं शायद सिंगल डोज के साथ सफिशिएंट होगी। जो ये फाइजर की और दूसरी मॉडर्ना की वैक्सीन है उसकी 2 डोजेस होंगी, 3 वीक्स और 4 वीक्स अपार्ट उनको लगेंगी। तो ये चूंकि पहली दफा ये वैक्सीन दुनिया में इस्तेमाल होनी है, और आमतौर पे डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे कि वैक्सीन जब बनाई जाती हैं तो साल हर साल की रिसर्चेज होती हैं, साल साल के ट्रायल्स होते हैं, और ये वैक्सीन बहुत जल्दी में 10-12 महीने के अंदर अंदर जो ये वैक्सीन बनी है, तो जाहिर है हमें इसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये अब वक्त बताएगा कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, कितनी देर तक ये हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो मेंटेन रहती हैं बॉडी में, वैक्सीन कितना हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अभी तो टाइम के साथ पता चलेंगी, मगर इस वक्त मैं यही कहूंगी कि एहतियात सबसे बेहतर वैक्सीन है। हम लोग एहतियाती तदाबीर को जो गवर्नमेंट SOPs इशू कर रही है, और जो बार बार आप लोग भी, मीडिया भी जो सारी चीजें लोगों तक कन्वे कर रहा है, इस वक्त एहतियात ही सबसे बेहतर वैक्सीन है। ठीक है, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान और डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। एक ब्रेक लेते हैं, और जहां पे गुफ्तगू खड़ी है कि वैक्सीन के बाद भी मुमकिना तौर पर दुनिया की इन हालात में होगी, इस पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो फिर जिस किस्म की दवाइयाँ और ये बदलती जो इसकी वायरस की सूरत हाल है, ये हमें कहाँ खड़ा करेगी, कुछ अरसे बाद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर नौशीन साहिबा, कोरोना की पहली लहर और अब दूसरी लहर किस तरह से आप कंपेयर करेंगी, कितना मुख्तलिफ है? क्योंकि भी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे वायरस म्यूटेट करता है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर मैं ये पूछूं कि फैक्ट्स या नंबर्स या तरीक़ाकार आपके पास क्या पहुंच रहा है कि पहले और दूसरे में कितना फ़र्क है, या आज से 4 माह बाद आप लोग क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या इसमें मज़ीद शिद्दत हो सकती है? जी, पहली वेव का ये कि उस वक्त ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए गए थे, स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, शादी हॉल्स बंद कर दिए गए थे, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स, एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का एक लॉकडाउन किया गया था, जिसकी वजह से केसेस फौरी तौर पे नीचे आए थे। अब चूंकि आपको पता है कि कोविड का ये सिलसिला तो अब कुछ अर्सा हमारे साथ रहना है, तो आप हर चीज़ को बंद नहीं रख सकते थे, आपको खोलना पड़ना था। इवेंचुअली जब भी आपने खोलना था, अगर एहतियाती तदाबीर नहीं होनी थी तो ये केसेस बढ़ने ही थे। तो अब यही हम देख रहे हैं कि इस सेकेंड वेव में चूंकि बहुत सारी चीज़ें अब कारोबार खोल दिए गए हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, तो लोगों ने SOPs को फॉलो ना करने की वजह से ये लहर जो है ये ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इसके अंदर केसेस जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अभी गो के हमने वो वाली पीक तो नहीं टच की जो कि फर्स्ट वेव में थी, जिसमें हॉस्पिटल बेड्स भी, वेंटिलेटर्स भी सब ऑक्यूपाई हो गए थे। अभी हमारे पास वो वाली नौबत तो नहीं आई है, मगर जितनी तेजी से ये बढ़ रही है ये बहुत खतरनाक तरफ जा रही है। और उसकी वजह यही है कि चूंकि कारोबार भी खुले हुए हैं, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने SOPs की बताई हुई है और बार बार बता रही है, SOPs को फॉलो ना करने की वजह से चूंकि अब ज़्यादा मूवमेंट हो रही है पब्लिक की, तो ट्रांसपोर्ट भी चल रही है जो कि पीछे पहले मरहले में बंद भी की गई थी, तो ये वेव ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। डॉक्टर साहब, अभी जैसा आपने भी कहा कि 109 यूनिक म्यूटेशंस हैं, वायरस म्यूटेट को आप लोग स्टडी भी कर रहे हैं। ये कहिएगा कि बाहर, अगर मैं अमेरिका की मिसाल लूँ, UK की लूँ, या यूरोप में जो फिगर्स डेथ टोल रिपोर्ट हो रहा है, हमारे यहाँ हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ इस वायरस की शिद्दत कम है, या हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि इसको वो सपोर्ट नहीं है, या हमारे लाइफस्टाइल्स ऐसे हैं कि किसी हद तक लोग महफूज हैं इस वायरस से? ये मेरे से पूछा है आपने? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब जी। मेरे ख्याल से हुआ ये है कि पाकिस्तान में पहले जब वेव आई थी तो उस वक्त हुकूमत ने बहुत अच्छे इकदाम किए थे, यानी एक लॉकडाउन किया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया, रोजाना की बुनियाद के ऊपर मॉनिटरिंग करते थे। अब इस वक्त कोई ख्याल से कुछ 4-5 हज़ार इलाके ऐसे होंगे मुल्क में जो इस वक्त जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा बहुत अच्छे तरीके से पहली वेव को हमने कंट्रोल कर लिया था। इसके मुकाबले में दूसरे ममालिक, जैसे आप बरतानिया की बात कर रही हैं या हिंदुस्तान की बात कर रही हैं, उनकी पॉलिसीज बहुत गलत रही। अमेरिका में भी उन्होंने बिल्कुल डिसरिगार्ड किया, फिर ट्रंप साहब ने कि कोई चीज़ नहीं है, जुकाम खांसी हो जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते रहे वो, और उसकी वजह से ये जो है आग बहुत फैल गई, और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। तो हमारे इसी वजह से हमारी हुकूमत के पॉलिसीज़ को बहुत सराहा भी गया बैनुल अक़वामी लेवल पर,
और एक साहब ने अमेरिका में जो है उनके जो ऑफिशियल है उन्होंने कहा था कि 10 खरब डॉलर बचते अगर अमेरिका को, अगर वो भी इसी तरह के स्टेप्स लेते। तो ये वजह बुनियादी हुई है कि अच्छी हुकूमती पॉलिसीज और फिर उनकी अच्छी ओवरसाइट और सही वक्त पे सही एक्शन लिए गए, जिसकी वजह से हमारी तो डॉक्टर अताउर रहमान साहब, अब जैसे तमाम चीजें ओपन है, कोई लॉकडाउन और उस तरह का निजाम नहीं है, तो आप समझ रहे हैं ये बेहतर है, या कहीं ना कहीं हमें ये जैसे दिसंबर और मिड जनवरी तक कहा जा रहा है कि जब वेदर की भी सख्ती होगी तो हमें जाना पड़ेगा, क्या वाकई कहीं अप्रैल मई वाले माहौल में जाना पड़ेगा, ये सर्वाइव कर जाएंगी चीजें सब कुछ खुले के साथ ही? ये हुकूमत जो है वो रेगुलरली, जैसे मैंने कहा, रोजाना की बुनियाद पे जो हमारा नेशनल कमांड सेंटर है वो रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग कर रहा है, और जैसे जैसे ये फैलता है उसी हिसाब से प्रोग्रेसिवली हमें सख्ती बढ़ानी पड़ेगी। और उम्मीद है कि हम कंप्लीट नेशनल लॉकडाउन की तरफ न जाएं, क्योंकि उससे बहुत हमारे जो गरीब तबका है और जो रोजगार रोजाना की बुनियाद पे जो कमाते हैं उनके लिए बहुत मसला हो जाता है अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन करें। लेकिन यही उम्मीद है। लेकिन मेरी एक एडवाइस होगी हुकूमत को कि जैसे कम से कम जो मार्च अप्रैल में हवाई जहाज़ों के अंदर ये SOP था कि एक सीट खाली होती थी और बैठती थी, क्योंकि क्लोज स्पेसेस में बहुत ज्यादा फैलता है ये, और वो 2 घंटे अगर आप कराची से इस्लामाबाद या कहीं सफर कर रहे हैं तो 1.5-2 घंटे बैठना एक क्लोज स्पेस के अंदर, और SOP बहुत से लोग, तो वो डिस्टेंस जो है वो डॉक्टर साहब SOPs तो कहीं भी नहीं है, ना रेलवे स्टेशन पर है, ना बस अड्डों पर है, ना आम सड़क में, बाजार मोहल्लों में अगर नॉर्मली निकल के जाया जाए तो कहीं भी कोई SOP नहीं है इस वक्त एक्चुअली। जी, SOP बहुत कम है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन क्योंकि क्लोज स्पेस के अंदर अगर आप 2 घंटे तक लोगों को बिठा दें और 300 लोग, और रोजाना जो है कितने देखिए फ्लाइट्स चलती हैं आती जाती हैं, तो वो एक सीट छोड़ के उसी तरह करना चाहिए, लाजमी कर देना चाहिए सारी नेशनल एयरलाइंस को। SOP चाहे उसमें 25-30% टिकट बढ़ाना पड़े, क्योंकि काफी हद तक उससे भी ये फैल सकता है और फैल रहा होगा, और ये पहले कामयाबी से किया था, अभी यही करना चाहिए। और अगर ये खुदा न खास्ता ज्यादा फैलने लगता है तो अभी भी गवर्नमेंट ने, जो आप ये कह रही हैं कि कोई एक्शन नहीं लिया, ये बात नहीं है। स्कूल बंद हो गए हैं, बहुत सारे और जो चीजें हैं आप देखें, शादी हॉल को बहुत से बंद कर दिया है, स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स कर दी हैं, तो गवर्नमेंट ने एक्शन तो बहुत सारे लिए हैं, और 5000 जगहों पे तकरीबन आपके लॉकडाउन भी हुआ है इस वक्त। लेकिन हो सकता इसको प्रोग्रेसिवली ज्यादा सख्त करना पड़ेगा अगर ये फैलता जाता है, और हो सकता है एक सर्किट ब्रेकर लगाना पड़े। वो लेकिन सर वो बात फिर मैं अब सियासी पे जाना नहीं चाह रही थी, मैं इसलिए टेक्निकल पर ज्यादा बात करती हूँ, क्योंकि फिर ऑपोजिशन जो बात नहीं सुन रही वो गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे इवेंट्स या मामलात को जैसे पिक एंड चूज पर चीजें चल रही हैं कि जिसको बंद करना है कर दो, जिसे खोलना है खोल दो, कि कुछ चीजें बहुत खुली हैं, कुछ बंद हैं, कहीं शादी हॉल भी मुकम्मल तौर पर 5-5, 4-4 हजार लोगों से चल रहे हैं। सो एक अक्रॉस द बोर्ड चीज नहीं है, जिसके बायस शायद गैर संजीदगी अवाम में भी। ये जो है ये सूबाई हुकूमतों का काम है कि अपने अपने सूबों के अंदर जो फैसले होते हैं सबके मशवरे से उनको इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो है, क्योंकि 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो हेल्थ सेक्टर है वो डिवॉल्व हो चुका है, और हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, दूसरे सूबों की हुकूमतों को अपने अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने हैं। फेडरल गवर्नमेंट एडवाइस दे सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबों का काम है, और सूबों को चाहिए कि सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करें। डॉक्टर साहिबा, ये पेशावर से जो फिगर्स 27 नवंबर का इन्फेक्शन रेट सामने आया वो 20% बताया गया सरकारी तौर पर, और आज हफ्ते बाद 10% है इन्फेक्शन रेट, जबकि लॉकडाउन भी नहीं है वहाँ पर। तो सवाल यह है कि क्या कोई साइंसी या तहकीकी सबूत ऐसा है कि वायरस का इन्फेक्शन रेट एक हफ्ते के अंदर 10% तक गिर सकता है? कुछ इस मुतालिक बताएंगी? देखिए, वो टेक्निकली तो महल में डॉक्टर साहब ज्यादा साउंड इन चीज़ों के बारे में बताने में, मगर डेफिनेटली जब एक दफ़ा रेट बढ़ता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है नीचे आने में। तो ये देखा ये गया था कि जब जलसा हुआ था पेशावर का, उसके 1 हफ्ते के बाद जो है वो रेट में हमें एक वाज़े इजाफा नज़र आया था, और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है चूँकि बहुत सारे स्मार्ट लॉकडाउन्स किए गए, बहुत सारी जगहों को बंद किया गया, तो उसके बाद वो स्मार्ट लॉकडाउन्स का कुछ रिजल्ट हमारे सामने आया, क्योंकि पहली वेव में भी स्मार्ट लॉकडाउन्स ने एक बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी थी जो बहुत इफेक्टिव साबित हुई थी। तो अब भी जैसे NCOC के पास डेली डेटा जो आता है उसके अंदर हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, और जहां पर एक नंबर से ज्यादा केसेस होते हैं उन जगहों को फौरी तौर पे जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के नीचे लाया जाता है।
तो उससे मैं समझती हूँ कि फर्क पड़ता है। जब जैसे ही स्मार्ट लॉकडाउन होता है, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, वहाँ के लोग हैं उनको बाहर निकलने से रोका जाता है, बाहर वालों को अंदर आने से रोका जाता है, तो डेफिनेटली जो है वो फिर आपको जल्दी फर्क नजर आता है इसके। ठीक है डॉक्टर अताउर रहमान साहब, अभी गुफ्तगू के दौरान आपने जब हम इसकी वैक्सीन की बात कर रहे थे, डीएनए टेक्नोलॉजी और आरएनए टेक्नोलॉजी की बात की। मैं आरएनए टेक्नोलॉजी पर आपसे जानना चाहूंगी कि एक राय ये भी सामने आ रही है कि आरएनए टेक्नोलॉजी में सिंथेटिकली जो है जीन, इसको ह्यूमन जीन को मॉडिफाई किया जाएगा, दिस इज द वैक्सीन। इसका इम्पैक्ट आपकी राय में और इस टेक्नोलॉजी पर आपकी राय? बात यह है कि ये नई टेक्नोलॉजी है। आरएनए वैक्सीन जो हैं ये पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई हैं, और ये वैक्सीन जो हैं इनके जब अगर ये तीनों फेज इनके क्लिनिकल ट्रायल्स के सेटिस्फैक्ट्री हों, जो कि हुए हैं, और फिर उनके ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज अप्रूवल दे दें, जो कि दे रहे हैं, तो इसका मतलब है दैट दे आर सेफ एंड रीजनेबल टू यूज। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज जो इसका आप इशारा कर रही हैं इसकी तरफ, कि जो आपका जो जीन्स बदल जाएंगे और उसकी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी बदल जाएगी, इसके बारे में कोई साइंसी हकीकत नहीं है। ये जस्ट कॉन्स्पिरेसी थियरीज, जिसकी बुनियाद पे लोग पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैलाते रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मुख्तलिफ किस्म की इस वक्त वैक्सीन्स हैं, जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के ऊपर डेवलप हो रही हैं। जो चाइनीज वैक्सीन्स हैं उनमें कुछ कंपनीज जो हैं वो वायरस को वीक कमजोर करके और फिर उसको दे रही हैं। कुछ कंपनीज हैं जो वायरस के ऊपर जो ये स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं उसको बुनियाद पे वैक्सीन बना के दे रही हैं। जो ये एस्ट्राजेनेका है, उन्होंने कॉमन जो कोल्ड का वायरस होता है, जो आपको जुकाम होता है, उसका जो वायरस होता है उसको मॉडिफाई कर दिया है थोड़ा सा, और उसको मॉडिफाइड कोल्ड वायरस है जो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, और उसको दे रहे हैं। और ये भी अभी बहुत इट्स वेरी न्यू एट द मोमेंट। एस्ट्राजेनेका के जो रिजल्ट्स आए हैं, पहले कोई 62% था रिजल्ट सक्सेस रेट, बाद में उसको उन्होंने दूसरी डोज को आधा कर दिया तो 90% तक पहुंच गया। तो अब उन्होंने इंट्रोड्यूस तो हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त जल्दी में, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं अभी हमें पूरी तरह पता नहीं है। और इन सब वैक्सीन में जैसे मैंने अर्ज किया कि कौन सी कामयाब होंगी, कौन सी नहीं होंगी, कितने अरसे तक उनकी वैक्सीन की प्रोटेक्शन रहेगी। कोई वैक्सीन हो सकता है आपको साल भर तक प्रोटेक्ट करे, किसी में 4 महीने के बाद दोबारा वैक्सीन लगानी पड़ जाए। ये जो है ये सिर्फ वक्त बताएगा, इस कबल वक्त है अभी हमें कुछ इस बारे में कुछ कहना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहिबा। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी, और जो गुफ्तगू हुई, बेशक वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है, कुछ ममालिक में इसी माह, कुछ में अगले माह, पाकिस्तान तक चंद महीनों में। लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान और जो डॉक्टर नौशीन साहिबा ने भी कहा, नहीं कहा जा सकता ये कितने अरसे तक हिफाजत दे सकेगी, जो मुयस्सर होगी उसके असरात किस तरह के होंगे। तो हतमी तौर पर फिलहाल कोरोना के साथ रहना और एहतियात यानी मास्क बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक ले लेते हैं। यूके में जहां 7 तारीख से इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होने जा रही वैक्सीन की, वहां डॉक्टर्स इसको कैसे ले रहे हैं, इसके असरात और राय उस पर क्या रखते हैं, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमें यूके से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अंसर हयात, मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही साथ कोरोना पेशेंट्स को भी देखते रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि मंगल से बरतानिया में वैक्सीन जो है वो आम इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। पैटर्न या पॉलिसी क्या बनाई गई है वहाँ लोगों को एडमिनिस्टर करने के लिए इसे? एक तो ये है कि इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि वैक्सीन इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं है कि सबको दी जा सके एट द सेम टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपल हु आर ओवर 80 years old और रेजिडेंट ऑफ अ केयर होम और स्टाफ हु आर लुकिंग आफ्टर देम, दे आर एलिजिबल इन द फर्स्ट फेज कह लें। उसके बाद जो है वो पीपल बिटवीन 50 and 80 हैं, और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं ये एलिजिबल होंगे। तो इस तरह ग्रेजुअली जो है ना बाकी सब लोगों को दी जाएगी, लेकिन फर्स्ट वेव में जो पीपल हु आर ओवर 80 और केयर होम रेजिडेंट हैं और या केयर स्टाफ है उनको दी जाएगी। अच्छा, इस वैक्सीन के असरात क्या हो सकते हैं इसके ऊपर, और इसका जो सक्सेस रेट है, क्या वहां पर सब सेटिस्फाइड हैं इसको एडमिनिस्टर कराने के लिए या करने के लिए? देखिए, एक तो ये कि वैक्सीन हैज पास्ड द सेफ्टी टेस्ट जो फर्स्ट फेज के होते हैं, तो इसलिए एज सच कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। इसके बावजूद जो यूके हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इसको मॉनिटर करेगी फॉर द फर्स्ट ईयर, रादर मोर देन अ ईयर, जस्ट टू सी कि कोई एडवर्स इंसिडेंट तो नहीं हुआ है। वो सारे को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर मॉनिटर किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है कि इज देयर एनीथिंग रिलेटेड जो साइड इफेक्ट है या रिस्क है या हार्म है दैट कैन हैपन।
एक तो ये है, और दूसरा जो आपने पूछा कि कितने % सक्सेसफुल है, तो वो 95% ये सक्सेसफुल है इन प्रिवेंशन अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि अमेरिका से ये ली गई है, ऑब्वियसली यूके भी बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, वहाँ पर भी नुकसान कोरोना के बायस बहुत हुआ है, अमेरिका में भी बहुत हुआ है, ये वहाँ नहीं यहाँ पहले एडमिनिस्टर हो रही है, ऐसा ही है? जी एब्सोल्युटली ऐसा ही है। ये अमेरिकन कह लेंगे, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, ये अमेरिका एक बड़ा कंट्री है, तो वहाँ पे बड़ी बेसिस हैं उन कंपनीज की, लेकिन चूंकि यूके ने इसको फंड किया था, जो ट्रायल है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन, तो इसलिए उन कंट्रीज का पहले राइट होता है, इसलिए कह लें कि यूके में पहले स्टार्ट हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाहिर बताइए, एक ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना अगर किसी को है तो उसको 14 डेज क्वारंटीन होना पड़ेगा, क्योंकि ये आप फिर भी कोरोना स्प्रेडर हो सकते हैं, मतलब हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना आप स्प्रेडर नहीं हो सकते, ऐसा है? जी आप सही फरमा रही हैं, क्योंकि जो वैक्सीन है वो तो आपके अपने प्रोटेक्शन के लिए है कि आपको तो वो प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन आप कैरियर हो सकते हैं कि आपके साथ। तो इसका मतलब है वैक्सीन के बावजूद क्वारंटीन करना पड़ेगा? जी, क्वारंटीन जो है वो डिफरेंट इशू है, वो आप कह लें कि उसका वैक्सीन से ऐसा कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। क्वारंटीन आपके टेस्टिंग से रिलेटेड है, आपके जो टेस्ट एंड ट्रेस जिसको हम बोलते हैं उससे ज्यादा रिलेटेड है, आपके जो टाइप ऑफ वर्क है उसका वैक्सीन से कोई खास गहरा लिंक नहीं है। ये कहिएगा कि जनरली वहाँ पर लोगों की फीलिंग्स या एहसासात क्या है, क्योंकि बहुत इसका इम्पैक्ट रहा, बहुत लॉकडाउन भी रहा, और अब एक वैक्सीन के आने के बाद रद्द-ए-अमल क्या है लोगों में? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे यू नो कि इट हैज एडवर्सली अफेक्टेड पीपल्स लाइव्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और यूके हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज। तो लोग बड़े एक्साइटेड हैं और बड़े हैप्पी हैं, एंड दे फील रिलीव्ड कि एटलीस्ट देयर इज सम होप at the end, although we know and realistically speaking ये नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में हम कोरोना फ्री या कोरोना सेफ हो जाएंगे, लेकिन there is a point in a year or a 2 year time when most of the population will be immunized and then you can go back to the normal life. अच्छा, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, और जो फाइजर की वैक्सीन है इसके एक टेम्परेचर को लेके भी कुछ देर पहले हम डॉक्टर अताउर रहमान साहब से भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है इसकी स्टोरेज और इसका इस्तेमाल, आपकी इस पर राय क्या है? देखिए ये पॉसिबल है, क्योंकि उसको ऑल द टाइम उस टेम्परेचर पे नहीं रखना है। जब तक आप उसको ओपन नहीं करते हैं उस वक्त तक 70 डिग्री पे रखना है। वंस आप ओपन कर लें तो फिर उसमें टेम्परेचर की थोड़ी सी रेगुलेशन की गुंजाइश भी है। तो एक तो इशू तो वैसे पाकिस्तान में है ही, ड्यू टू टेम्परेचर नेचुरली बड़ा हॉट है। फिर पाकिस्तान का भी हमें ये भी नहीं पता कि वो फाइजर वाली वैक्सीन ही बाई करेगी जो हमारी गवर्नमेंट है, या चाइनीज वैक्सीन बाई करेंगे। फिलहाल तो चाइनीज के 2 के ट्रायल्स जारी हैं जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपके मैंने यही सुना है पाकिस्तान में चाइनीज वैक्सीन भी जारी है। कैसीनो बायो अपने फेज 3 पे जा चुकी है, यानी कि वो ऑब्वियसली फर्स्ट वन शायद हो सकती है इन कमिंग मंथ्स। जी बिल्कुल फर्स्ट वन हो सकती है, और वो ज्यादा टॉलरेबल है हमारे वेदर के लिहाज से चाइनीज जो वैक्सीन बना रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वहां पर आई है आरएनए टेक्नोलॉजी है, इसको लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, इसको क्लियर कीजिएगा कि सिंथेटिकली क्योंकि आरएनए टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो ह्यूमन जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या इसको इसके अंदर कोई नेगेटिव इसका इम्पैक्ट है? ये जो एक कॉन्स्पिरेसी कहूँ क्या कहूँ, या ऐसे ही ये बनाई गई चीज है? आई थिंक दिस इज मोर लाइक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लोगों के प्रोपेगेंडा जैसे मिस इन्फॉर्मेशन है उस तरह की चीज है। जैसे कोई लोग तो बिलीव ही नहीं करते हैं कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप बीइंग जर्नलिस्ट अवेयर हैं कि लोगों को बड़ा पर्सनली टच किया है, लोगों की फैमिलीज को, उनकी लाइफ्स को। हमारे डियर वंस लास्ट हुए हैं, जिसमें मेडिकल कोलीग्स भी शामिल हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, फ्रंट लाइन स्टाफ है, जर्नलिस्ट, पुलिस और सब लोग। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी एक कह लें कि सीरियस इलनेस है, और इस तरह वैक्सीन में भी कोई ऐसी सदाकत नहीं है कि उसमें कोई आपकी जीन म्यूटेशन की, अल्ट्रेशन की कोई चीज़ है। आखिर में बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी इन अ लॉन्गर रन, क्योंकि अभी डॉक्टर्स अवॉइड कर रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते कि इसके असरात साल 2 साल में वैक्सीन के क्या आएंगे। डिफरेंट तरह की वैक्सीन हैं, बहुत कम टाइम के अंदर बन के मार्केट में आ रही हैं, फौरी तौर पर कंज्यूम और एडमिनिस्टर भी होंगी। आपकी राय में क्या वैक्सीन किस हद तक रिलायबल रहेंगी लॉन्गर रन? हर 4-6 माह बाद दोबारा से एडमिनिस्टर होगा कोई? वहां पर आपकी डॉक्टर्स कम्युनिटी के दरमियान क्या राय है इन वैक्सीन को लेकर जो अब अवेलेबल हो रही हैं? देखिए, एक तो नो डाउट कि ये बड़ी क्विक प्रोसेस में ये मैन्युफैक्चर और अप्रूव की गई है वैक्सीन, तो इसके इतने लंबे ट्रायल नहीं हुए हैं जो नॉर्मली इन द पास्ट हुए हैं। वो ईयर्स लेते हैं उन वैक्सीन को अप्रूव करने में।
तो उसके सेफ्टी डेटा और प्रोफाइल ज़्यादा लंबी होती है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो रियलिस्टिक ओपिनियन ये है कि डिफिकल्ट टू से है, लेकिन हम होप करते हैं कि ये इंशाल्लाह इससे कोई ज़्यादा सीरियस इफेक्ट नहीं होगा और इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंसर हयात साहब हमें प्रोग्राम में करने के लिए। आपने डॉक्टर्स की गुफ्तगू आज जानी। बिलाशुबा के वैक्सीन सामने आ रही हैं, मगर एहतियात ही फ़िलहाल सबसे बड़ा हल है। अपने अपने मास्क का इस्तेमाल करें, किसी हद तक गैर ज़रूरी तौर पर लोगों के अंदर या बाहर मौजूद ना हो। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।